हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि विस्कोसिटी और shear स्ट्रेस, और फिज़िक्स की लैंग्वेज में हमें फ्लूइड को कैसे देखना चाहिए जिससे हम ये सारी फीचर्स को, जैसे विस्कोसिटी और shear स्ट्रेस को और shear डिस्प्लेसमेंट को कनेक्ट कर सके। फ्लूइड क्या है? बचपन में हम सब ने ना ड्राइंग बनाई होगी फ्लूइड की। तो हम हमेशा पानी की ड्राइंग ऐसे बनाते हैं, हमें जितनी वेव्स दिखानी होती हैं, राइट? बट अगर तुम देखो तो तुम्हें ये कुछ लेयर्स नहीं लग रही? जैसे फ्लूइड कुछ एडजेसेंट लेयर्स का बना हो, और ये फॉर एग्जांपल ये लेयर इस लेयर को जैसे आपस में घिस रही हो ये लेयर्स। जैसे इस लेयर की, फर्स्ट लेयर की मूवमेंट में ये सेकेंड लेयर एज अ रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, ताकि ये अगर लिक्विड आगे जाएगा तो ये लेयर सबसे आगे जाएगी, फिर ये लेयर उससे कम जाएगी, फिर ये और कम जाएगी, ये और कम जाएगी, ये और कम, और यहाँ पर और मे बी ये जाए ही ना, राइट? तो ये फीचर जिससे फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट स्पीड से चलती हैं वो विस्कोसिटी होती है। ये प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी जो प्रॉपर्टी है वही ये रेजिस्टेंस ऑफर करती है लेयर्स को। जैसे हनी में विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो ये फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है आपस की लेयर्स में। पानी में कंपैरेटिवली कम होता है, तो जब विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो फ्लूइड ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता, पर कम होती है तो वो बढ़ जाता है। और विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है मास लेंथ इनटू टाइम। तो मास जितना ज़्यादा होगा विस्कोसिटी उतना ज़्यादा होगी। टाइम और टाइम का इन्वर्स रिलेशन है। विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा चीज़ को आगे बढ़ने में, अगर मास ज़्यादा है तो विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा है, पर तुम थोड़ी देर के लिए बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाएगी प्ले करने के लिए। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्शन है, तुम उसको अगर स्टडी करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और लेंथ, कितने लेंथ तक जाना है? ज़्यादा विस्कोसिटी होगी तो कम लेंथ तक जाएगा, कम विस्कोसिटी होगी तो ज़्यादा लेंथ तक जाएगा। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कि let me get this thing। हाँ, अरे ये इतना एरिया हमारे लिए काफ़ी है। जैसे कि मान लो ये एक फ्लूइड है, ओके? ये इसकी रही लेयर्स, ओके? और अब इनको धक्का विस्कोसिटी से कम होता जा रहा है, राइट? इसे थोड़ा और कम हो जाना चाहिए था। तो इनकी वेलोसिटी आगे बढ़ने की भी तो उसके रिस्पेक्ट में होगी ना। ये शायद कुछ ऐसे दिखेंगे आपको। v1 v2 v3 v4 एंड v5, ओके? और इससे अगर तुम काइंड ऑफ देखो तो हर मटेरियल फ्लूइड और सॉलिड नेचर कैरी करता है, ठीक? तो ये काइंड ऑफ अ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन समझाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे ये सिंबल होता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, और ये हम निकालते हैं v1 सबसे ज़्यादा है माइनस v5, और जो भी लेयर सबसे लास्ट की हो। इससे हमें पता चल गया कि किसी चीज़ की डिफॉर्मेशन कैसे हो, कितनी ज़्यादा हुई। अब ये चीज़ ऐसे थी,
पर नहीं, अब ये चीज़ कुछ ऐसी दिख रही है, तो डिफॉर्मेशन हुई है ना, और इसको हम y कर देंगे। और y क्या है, ये लेंथ। ओके, तो इससे हमें पता चलेगा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट चीज़ हम और कैसे जान सकते हैं? तो आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज डेल्टा v बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ सकते हैं, लेट मी गेट अ न्यू स्लाइड। डिलीट डिलीट, वो पढ़ सकते हैं हम shear स्ट्रेस। अरे shear स्ट्रेस क्या होता है? अब जैसे कि हम फ्लूइड को बार बार लेयर्स में देख रहे थे, राइट? तो ये लेयर्स हो गई क्योंकि डिफरेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ी। पहले लेयर कैसी थी? ऐसी। तो इसका मतलब क्या है कि एक फोर्स आगे बढ़ रहा है जो कि प्रोवाइडेड फोर्स है, जो इस लेयर को आगे की तरफ पुश कर रहा है, राइट? बट देयर इज समथिंग जो कि इनको आगे पूरी तरह से बढ़ने नहीं दे रहा, जिसकी वजह से, एंड उसको हम कहेंगे शेयर फोर्स, क्योंकि इसकी वजह से सारी लेयर्स आगे नहीं बढ़ पा रही। एक तो ये फोर्स है, ऊपर से फ्रिक्शन, दो लोगों ने परेशान किया हुआ है। तो इस फोर्स को हम शेयर फोर्स कह रहे हैं। एज यू कैन सी, एक फोर्स आगे बढ़ा प्रोवाइडेड, और एक ये रेजिस्टेंट फोर्स है जिससे डिफरेंट लेयर्स की स्पीड डिफरेंट काइंड ऑफ पीछे की तरफ खींच रहा है। तो shear स्ट्रेस क्या होता है? shear स्ट्रेस होता है, अरे मेरा पेन क्यों नहीं काम कर रहा है? हाँ, shear स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हमेशा होता है फोर्स बाय एरिया। तो हम इसमें इस वाले फोर्स का अकाउंट ले रहे हैं, फोर्स रेजिस्टेंट बाय कॉन्टैक्ट एरिया। काइंड ऑफ ये फ्लूइड है इसीलिए हम इसमें फ्रिक्शन नहीं बोल रहे हैं, बट काइंड ऑफ आप देख सकते हो कि ये फ्रिक्शनल फोर्स जैसी कोई फोर्स है। इसका नेचर थोड़ा फ्रिक्शनल फोर्स जैसा है, जो कि आया विस्कोसिटी के फैक्टर की वजह से है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये, और shear स्ट्रेस का हम चलो सिंबल ले लिए ये। तो अभी हमने पढ़ा डिफॉर्मेशन रेट, और अभी हमने पढ़ा shear स्ट्रेस। तो आप खुद बताओ, अगर किसी चीज़ में shear स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, हाई, तो उसका डिफॉर्म होने का रेट कैसा होगा? तो तुम सोच रहे हो कि इसको काइंड ऑफ आंसर आप ही दोगे। तो ये आपकी हो गई, आपका मैटर हो गया। अब कोई फोर्स है जिसको इसकी जगह पर होल्ड करने को बिल्कुल राजी है और बहुत ज़्यादा है, तो उसकी कितनी ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो सकती है? एक फो तो मैं आगे प्रोवाइड करूँगी फोर्स, तो कितनी जल्दी ये ऐसा टेढ़ा हो जाएगा? ज़्यादा। तो अगर shear स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा, मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम और ज़्यादा डिफॉर्मेशन। सो जितना ज़्यादा आप क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा, उतना जितना ज़्यादा shear स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कॉस्ट होगा। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज डिफॉर्मेशन पर यूनिट
पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो ये रही लेंथ और ये रही डिफरेंट वेलोसिटीज़। कोई फोर्स खींच रहा है तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा वाली की तो चलो पहली लेयर में तो कुछ खास बिकॉज ऑफ दीज लेयर्स कुछ खास इस पर असर पड़ा नहीं, पर वी लास्ट पे ये ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी होगी। तो आप देख सकते हो जब बहुत डिफरेंस है, हम लोग वी सबसे ऊपर माइनस वी लोअर कर रहे हैं, तो ये तो वैसे का वैसा ही काइंड ऑफ रहा कि इसके नीचे सिर्फ ऊपर कोई लेयर नहीं है तो सिर्फ एक ही तरफ से इसे फोर्स पड़ रहा है, पर वी लोअर को दो लेयर्स से फोर्स पड़ रहा है। और जैसे जैसे डिफरेंट लेयर्स हैं तो इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। जितना ज़्यादा फोर्स होगा पीछे खींचने वाला उतनी ही इसकी स्पीड क्लोज टू ज़ीरो होगी। तो लास्ट में पूरा वी यू खड़ा हो गया। पर अगर ये रेजिस्टेंट फोर्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो ये जो वी एल है ये भी कुछ वैल्यू कैरी करेगा। तो मैथमेटिकली अगर देखो तो ये डिफरेंस ज़्यादा होता है जब शेयर फोर्स ज़्यादा होता है। आई नो थोड़ा इसको रिवाइज करोगे और थोड़े क्वेश्चंस करोगे ना, और हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो that is the fundamental relationship of shear stress and rate of deformation। और फिर एक्सपेरिमेंट्स किए लोगों ने और फिर उन्हें पता चला अरे ये तो ऐसे रिलेटेड है, सिग्मा के इज कांस्टेंट एंड दिस इज हमारा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन n। n is the value that you determine experimentally, okay? क्योंकि हर लिक्विड का नेचर मतलब बेसिक नेचर तो सारे लिक्विड के सेम होते हैं, दे फ्लो, बट कौन किस रेट से फ्लो कर रहा है, कौन कितना विस्कस है, ये डिफर कर जाता है, राइट? तो ये n उस वैल्यू को डिटरमाइन करता है और ये n आप सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही प्रोवाइडेड होता है। और ये सिग्मा ज़ीरो दैट इज shear stress at टाइम ज़ीरो। तो ये हो गया shear stress फाइनल का फॉर्मूला। तो अब ये इसका कॉन्सेप्ट है और इसको अब अप्लाई कैसे करना है वो हम थोड़ी देर में सीखेंगे, बट उससे पहले मैं बस कुछ क्लैरिफिकेशंस कर दूँ ओके कि लाइक एक्चुअल मूवमेंट कैसे होती है। जैसे ये डिफरेंट लेयर्स हैं, राइट? तुमने लगाया इस पे फोर्स तो ये आगे थोड़ा बढ़ी, तो एक्चुअली जब तो मूवमेंट हो रही है कुछ थोड़ा आगे बढ़ी तो हम एक मिनट रुको, थोड़ा सा एरिया क्लीन कर दूँ। ये एक फॉर एग्जांपल ये रही हमारी चीज़, पहले ऐसे थी फिर ये थोड़ी ऐसी हो गई, तो एक्चुअली में ये हो रहा है। बट जब मैं इसको ऐसे बना रही हूँ तो मैं चेंज को काउंटर कर रही हूँ। इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस। एक्चुअल चेंज तो इतना ही हुआ ना, ये ज़्यादा बड़ी। तो ये डायग्राम मुझे क्लियर करना थोड़ा ज़रूरी लगा। और दूसरी चीज़ है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज रेट जब भी आता है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो डेल्टा वी बाय वाई, डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा टी बाय टाइम। सो टाइम का फैक्टर है ऑलरेडी, ठीक है, बट रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू shear stress। तो मुझे ये दोनों चीज़ें लगी थी कि थोड़ी सी क्लियर कर दूँ, कहीं पिछले पार्ट्स में शायद अगर कोई कंफ्यूजन आई हो बिकॉज ऑफ दिस डायग्राम। सो यप, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चंस। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।